हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजिकल पाथवे ऑफ अस्थमा। देखिए, इससे पहले वाले क्लास में हम ऑलरेडी अस्थमा की डेफिनेशन, अस्थमा के सिम्टम्स, अस्थमा के पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं और इटियोलॉजी फैक्टर अस्थमा के क्या क्या हैं और उसको डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, इसके अलावा उसका क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हम इससे पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं और मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं उसका आई बटन पे आइकन भी शो कर रहा हूँ, आप जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। उसमें मैंने कहा था आपको कि हम पैथोफिजियोलॉजिकल पाथवे को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लामेशन किस तरह से जनरेट होता है अस्थमा में ब्रोंकाइस के अंदर। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए देखते हैं अस्थमा में होता क्या है बेसिकली। देखिए, अस्थमा जो है हमारा लंग्स का क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। ये हमारे लंग्स हो गए और लंग्स का क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। तो जो लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाइस होती है वो ब्रोंकाइस का ही मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम बनाया और उसी को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे लंग्स है, ये जो हमारा लंग्स जो है, लंग्स के अंदर हमारे पास में ये क्या है, ब्रोंकाई है। तो यहाँ ये जो ब्रोंकाई मैंने बनाई है, ये ब्रोंकाई के अंदर जो है हमारी ये एयरवे एपिथेलियम, एयरवे की जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बनाई है। ये जो सेल्स हैं, ये जो हमारी सेल्स हैं, ये एयरवे एपिथेलियल सेल्स हैं और इन एयरवे एपिथेलियल सेल्स पर जो है वो ये पर्टिकुलर जो डायग्राम आपको शो हो रहा है, दीज सेल्स आर व्हाट, they are pseudo stratified ciliated columnar epithelial cells। तो ये pseudo stratified columnar epithelial cells होती हैं। यहीं पर जो हमारी epithelial cells है उसी पर गॉबलेट सेल्स भी मौजूद होती है। देखिए, यहाँ पर गॉबलेट सेल्स मैंने आप लोगों को बना के दिखा रखी है, ये हमारी गॉबलेट सेल्स हैं। ओके, और इसी के पास में ये जो है डेंड्राइट सेल्स है। दीज आर व्हाट, डेंड्राइट सेल्स। दिस, ये जो आपके पास में है ये क्या है, डेंड्राइट सेल है। तो अब देखिए होता क्या है अस्थमा में। अस्थमा में हमने बात करी थी कि एलर्जेंस जो होते हैं, मेजर कॉज अस्थमा क्या क्या, एलर्जन, जैसे कि डस्ट पार्टिकल हो गए, पोलन ग्रेन्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे एलर्जिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो अस्थमा में इन्फ्लामेशन कॉज करने के पीछे उनका ही रीजन होता है। तो देखिए क्या होता है बेसिकली, ये जो हमारा एयरवे है, ये एयरवे की ल्यूमेन हो गई। तो इस ल्यूमेन के अंदर जो है इन्फ्लामेटरी पार्टिकल्स आ गए। ये जो है हमारे पास में क्या हो गए, एलर्जेंस हो गए। एलर्जेंस को जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है हमारी एपीसी जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, वो कौन सी हैं, डेंड्राइट सेल्स हैं। और डेंड्राइट्स पर जाकर ये जो है वो बाइंड कर जाते हैं एलर्जन। जैसे ही एलर्जन जो है डेंड्राइट सेल पर बाइंड करेंगे, डेंड्राइट सेल जो है वो क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी और डेंड्राइट सेल्स जो है मूव करेगी कहाँ पर, इनसाइड द सेल। और सेल के इनसाइड में हमारे पास में क्या है, टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स पर मेजर हिस्टोकॉम्पिटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स सेकंड, एमएचसी सेकंड हमें मिलता है, एमएचसी सेकंड हमें मिलता है। और यहाँ पर जाकर डेंड्राइट सेल बाइंड कर जाती है। आइए देखिए कैसे सेल जो है यहाँ पर रिसेप्टर पर बाइंड करती है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो मैंने बनाया, देखिए यहाँ पर डेंड्राइट सेल्स के साथ में एलर्जन अटैच है और एलर्जन जो है टी सेल हमारी ये है, दिस वन इज द टी सेल, ये हमारी टी सेल है। और टी सेल पर एमएससी सेकंड, मेजर हिस्टोकॉम्पिटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स सेकंड के साथ में जो यहाँ पर डेंड्राइट सेल बाइंड हो गए। अब इनके बाइंड होने से टी सेल एक्टिवेट हो जाती है और जैसे ही टी सेल एक्टिवेट होती है, टी सेल जो है टी हेल्पर 2 सेल्स बनाती है। जनरली टी हेल्पर 2 सेल्स जो होती हैं वो जनरली जनरेट नहीं होती, बट यहाँ पर जब ये सेल इसके साथ बाइंड हुई तो यहाँ पर क्या हुआ, टी हेल्पर 2 सेल्स जो हैं वो, उनका नंबर जो है अचानक से जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टी हेल्पर 2 सेल्स ज़्यादा जनरेट होगी अस्थमा के केस में। तो यहाँ पर बहुत सारी टी हेल्पर 2 सेल्स जनरेट हो जाती है। अब देखिए टी हेल्पर 2 सेल्स जो हैं फर्दर क्या करती है, ये साइटोकाइंस जनरेट करती है। दे आर जनरेटिंग व्हाट, साइटोकाइंस। अब वो कौन कौन से साइटोकाइंस जनरेट करती है, तो देखिए ये साइटोकाइंस जनरेट करती है इंटरल्यूकिन 4, 5, 9 और 13। इस तरह के साइटोकाइंस ये सेल जनरेट करती है। अब इंडिविजुअल साइटोकाइंस का क्या रोल है वो हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही टी हेल्पर सेल्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, जनरेट हो रही हैं, तो ये
इंटरल्यूकिन 9 और 13 की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, इंटरल्यूकिन 9 और इंटरल्यूकिन 13 की प्रेजेंस में गॉबलेट सेल्स को एक्टिवेट करती है और गॉबलेट सेल्स का जनरेशन इंक्रीज कर देती है। तो देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए गॉबलेट सेल्स जो है उनका नंबर बढ़ गया है। अब गॉबलेट सेल्स का काम क्या है, गॉबलेट सेल्स आर जनरेटिंग म्यूकस, गॉबलेट सेल जो है वो म्यूकस जनरेट करती हैं। तो यहाँ पर गॉबलेट सेल जो है वो क्या जनरेट करेंगी, म्यूकस जनरेट करेंगी। ये काफ़ी सारा म्यूकस जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब जब काफ़ी सारा म्यूकस यहाँ पर जनरेट हो गया है तो ये म्यूकस का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये म्यूकस जो है वो इंक्रीज हो गया और म्यूकस का देखिए ये प्लग बन गया। अब ये प्लग अगर बन गया तो म्यूकस प्लग बनने से क्या हो जाएगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। एयरवे क्या हो जाएगा, म्यूकस प्लग भी बन गया और एयरवे ने क्या कर दिया, म्यूकस प्लग होने से क्या हो गया, दो चीजें होंगी, एक तो म्यूकोसल एडिमा हो जाएगा और दूसरा एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो दो काम होगा इससे, एयर म्यूकस प्लग बनने से, एक तो म्यूकोसल एडिमा हो गया और दूसरा जो है वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो हमारा अस्थमा होता है उसमें दो चीज़ें तो हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, एक तो म्यूकस फॉर्मेशन, म्यूकोसल एडिमा, म्यूकस प्लग फॉर्मेशन और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। और ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। तो एक चीज़ तो हमारी समझ में आ गई कि एक जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे वो तो इस वजह से आ रहे हैं। अब आइए देखिए आगे और क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारी TH2 सेल्स हैं वो इंटरल्यूकिन 5 की प्रेजेंस में इओसिनोफिल का नंबर बढ़ा देती है, मतलब इओसिनोफिल को माइग्रेट करती है और यहाँ पर नंबर ऑफ इओसिनोफिल जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब जब इओसिनोफिल बढ़ जाएगा तो इसको बोलेंगे इओसिनोफीलिया। क्या बोलेंगे, इओसिनोफीलिया। इओसिनोफिल के बढ़ने से दो चीजें होती हैं, इओसिनोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ TGF बीटा के प्रेजेंस में, ओके, TGF बीटा के प्रेजेंस में ये क्या करेंगी, ये फाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन करेगी और ECM एक्यूमुलेशन करेगी। ECM का मतलब हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का एक्यूमुलेशन करेगी। कहाँ पर करेगी, ये फाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन, मतलब फाइब्रोब्लास्ट और ज़्यादा बनती जाएंगी और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनती जाएंगी, पर कहाँ बनेगी, जो हमारी स्मूथ मसल सेल्स हैं, ठीक है ना, ब्रोकाइज के अंदर जो स्मूथ मसल सेल्स है वहाँ पर बढ़ती जाएंगी। क्लियर एवरीवन। तो जब अगर फाइब्रोब्लास्ट सेल और ECM एक्यूमुलेशन होता जाएगा तो जो स्मूथ मसल है उसकी क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी। तो स्मूथ मसल, क्लियर। और इओसिनोफिल क्या करती हैं, साथ ही साथ में ROS का जनरेशन करती हैं और इओसिनोफिल मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल उनका नंबर और बढ़ाने में हेल्प करती है। तो दो काम हो रहा है, न्यूट्रोफिल का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है और मैक्रोफेज भी आ रही है। तो ROS जनरेट हो रहा है प्लस न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज, ये सब आ रहे हैं यहाँ पर। तो अब इनसे क्या हो रहा है, जो हमारा ROS है, ROS का मतलब हो गया रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, और ये ROS पर्टिकुलरली क्या कर रहा है, स्मूथ मसल जो है उनको क्या कर रहा है, ब्रोकाइज को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। तो स्मूथ मसल को क्या कर रहा है, ये डैमेज कर रहा है। क्लियर एवरीवन। तो अब यहाँ पर जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था किसका, अस्थमा का, वो क्या आया, एक तो स्मूथ मसल की हाइपरट्रोफी होगी, मतलब स्मूथ मसल की साइज इंक्रीज हो गई, प्लस स्मूथ मसल डैमेज भी हो रही है। क्लियर। अब देखिए और क्या होता है, जो TH2 सेल्स है वो इंटरल्यूकिन 13 की प्रेजेंस में ब्रोकाई के अंदर क्या करती है, ब्रोकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है। क्या करती है, ब्रोकाई के अंदर ब्रोकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है। तो इससे ब्रोकाई कॉन्स्ट्रिक्ट भी हो रही है। क्लियर। इसके अलावा TH2 सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरल्यूकिन 9, इंटरल्यूकिन 9 की प्रेजेंस में ये हमारे पास में कौन सी सेल है, मास्ट सेल है। कौन सी सेल है, मास्ट सेल। और मास्ट सेल जो है उनका नंबर बढ़ जाएगा इंटरल्यूकिन 9 की प्रेजेंस में। तो काफ़ी सारी मास्ट सेल हमारे पास में जनरेट हो जाएंगी। तो मास्ट सेल का क्या हो गया, नंबर बढ़ गया। मास्ट सेल का अगर नंबर बढ़ जाएगा
तो बहुत सारी मास्ट सेल जनरेट हो जाएगी। और मास्ट सेल ही वो सेल है जिनके अंदर काफ़ी सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन होता है और भी बहुत सारे जो मीडिएटर्स होते हैं इन्फ्लामेशन के, वो इनकी ग्रेन्यूल्स में भरे होते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये ग्रीन कलर की जो ग्रेन्यूल्स हैं, ओके, बस वो उन ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या होंगे, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर भरे होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए टी हेल्पर सेल्स 2 इंटरल्यूकिन 4 एंड 13 की प्रेजेंस में बी सेल जनरेट करती। दीज आर व्हाट, बी सेल। ये कौन सी सेल है, बी सेल। और बी सेल जब जनरेट होती है और बी सेल एक्टिवेट हो जाती हैं, और जब बहुत सारी बी सेल्स बन जाएंगी, जब बहुत सारी बी सेल्स बन जाएंगी तो वो क्या जनरेट करेगी, आईजीई, इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी जनरेट करेगी। यहाँ पर काफ़ी सारी आईजीई जनरेट हो जाएगी। ये आईजीई जो क्या करेंगी, ये आईजीई जो है मास्ट सेल की तरफ माइग्रेट करेगी और मास्ट सेल के साथ बाइंड कर जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, मास्ट सेल पर बाइंड कर गई तो अब क्या बन जाएगा, मास्ट सेल आईजीई कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मास्ट सेल आईजीई कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये मास्ट सेल आईजीई कॉम्प्लेक्स बन गया। अब देखो जब कभी भी एक्सपोजर होता है तो दोबारा से इस एक्सपोजर इसके साथ बाइंड करते हैं, और यहाँ पर बाइंड होने के बाद में ये मास्ट सेल के अंदर डीग्रेनुलेशन होगा। मास्ट सेल के अंदर क्या होगा, जैसे ही ये इसके साथ बाइंड होगा तो मास्ट सेल का क्या होगा, डीग्रेनुलेशन। और मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन होगा तो मास्ट सेल से इसके इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे। जब मास्ट सेल से इसके इन्फ्लामेटरी रिलीज होंगे, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज होंगे तो वो कौन कौन से होंगे, यहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ पर मास्ट सेल से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज हो गए। अब ये मास्ट सेल से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज हुए थे, कौन कौन से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज हुए, मतलब यहाँ से इन्फ्लामेशन की रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो अब यहाँ से जो रिएक्ट हो रहे हैं तो यहाँ से हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, यहाँ से ही ल्यूकोट्राइन्स रिलीज हो रहा है, यहीं से ही प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर रिलीज हो रहा है, और यहीं से ही प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज हो रहे हैं। तो ये सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स फर्दर अपनी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करते जाएंगे। क्लियर। और ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर अल्टीमेटली क्या करेंगे, ये सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर ब्रोकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे, ब्रोकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे और ब्रोकियो स्पाज्म करेंगे। तो ब्रोकाई कॉन्स्ट्रिक्ट भी होगी, और ब्रोकाई में कभी कभी जब सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर एक साथ जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठे हो जाएंगे तो ब्रोकियो स्पाज्म भी हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। तो इस तरह से हर एक एक्टिविटी हमने यहाँ पर देख ली। तो यहाँ पर अब जब ये सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स इकट्ठे हो रहे हैं तो यहाँ पर देखिए अस्थमा का अटैक आएगा। तो अस्थमा का अटैक क्या होता है, इमीडिएट आता है, और कुछ रिएक्शन इमीडिएट होती है, कुछ रिएक्शन कुछ मिनट्स में होती है और कुछ रिएक्शन आवर्स में होती है। तो आइए देखते हैं इमीडिएट कौन सी रिएक्शन होती है और मिनट्स में कौन सी होती है और आवर्स में कौन सी रिएक्शन। तो इससे पहले एक चीज और देखते हैं, ये जो ब्रोकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, ये ब्रोकियो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर है उसको एक्टिवेट कर देगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो है कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो है वो क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, और कोलिनर्जिक रिसेप्टर एक्टिवेट होकर दोबारा से ब्रोकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा है। तो यहाँ पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट हो रहा है और वो जो है सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा है ब्रोकियो कॉन्स्ट्रिक्शन में। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो इमीडिएट और 1 मिनट और लॉन्ग आवर्स में कौन सी रिएक्शन होती है उनको देखते हैं। देखिए जब मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन होता है तो 3 तरह की रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले तो प्राइमरी मीडिएटर रिलीज होते हैं और वो इमीडिएट रिलीज होते हैं। तो रिलीज ऑफ प्राइमरी मीडिएटर फ्रॉम प्रीफिल्ड ग्रेन्यूल्स एंड इमीडिएट अस्थमेटिक अटैक आएगा इसमें। क्लियर। एंड रिलीज ऑफ स्टोर्ड हिस्टामिन, जो हमारा हिस्टामिन है उसका जो है वो रिलीज होगा, और इसकी ये जो रिलीज होता है ये रिवर्सेस स्पॉन्टेनियसली रिवर्स कर भी जाता है, और इसमें लगभग 60 से 120 मिनट मतलब 1 से 2 घंटे जो इसमें लग जाते हैं। तो पहला है तो ये रिएक्शन होगी। सेकंड जो रिएक्शन जो मिनट्स में होगी, दीज आर द सेकंड रिएक्शन जो कि क्या हो रही है, मिनट्स में हो रही है। ओके, ये मिनट्स में हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलीज ऑफ 2 काइंड ऑफ थिंग्स, यहाँ पर 2 तरह की चीजें रिलीज हो रही है। पहला रिलीज हो रहा है अरेकिडोनिक एसिड और दूसरा रिलीज हो रहा है लिपिड डिराइव्ड मीडिएटर। लिपिड डिराइव्ड मीडिएटर कौन कौन से हैं, LT, C4, D4 एंड E4। ये तीनों लिपिड डिराइव्ड मीडिएटर है। ल्यूकोट्राइन्स C4, ल्यूकोट्राइन D4, ल्यूकोट्राइन E4, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं,
ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं। और अरेकिडोनिक एसिड जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन का जनरेशन कराने में हेल्प करता है, तो यहाँ से क्या बनेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन भी क्या कराएंगे, ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे। अब थर्ड जो है वो है सिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी मीडिएटर्स। तो सेकेंडरी मीडिएटर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर सेकेंडरी मीडिएटर्स इससे पहले जो जनरेट हो रहे हैं वो दोनों ही रिलीज हो रहे हैं, मतलब वो ऑलरेडी फिल्ड हैं ग्रेन्यूल्स के अंदर, और यहाँ पर सिंथेसिस हो रहा है। तो यहाँ पर किसका सिंथेसिस हो रहा है, एक तो साइटोकाइंस का सिंथेसिस हो रहा है, साइटोकाइंस में इंटरल्यूकिन्स आ गए और इसके अलावा TNF अल्फा आ गया। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं, लेट अस्थमैटिक अटैक कर रहे हैं, और इसमें ही क्या लग रहे हैं, आर्स लग रहे हैं। क्लियर, इसी में ही टाइम लग रहा है। अब ये सारी की सारी रिएक्शन जो हैं वो क्या कर रही है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को लीड कर रही है और इन्फ्लामेशन को परपेचुएट कर रही है, मतलब इन्फ्लामेशन को बनाए रख रही है। तो क्या क्या कर रही है, उससे क्या हो रहा है, इन सब रिएक्शन से ये सारी रिएक्शन जो है अल्टीमेटली किसको लीड कर रही हैं, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को लीड कर रही हैं। तो वो उससे क्या होगा, वास्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ेगी। वास्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ेगी मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी परमिएबिलिटी बढ़ेगी, और उसकी परमिएबिलिटी बढ़ेगी तो जो ल्यूकोसाइट है उनका माइग्रेशन होगा। और ल्यूकोसाइट में हमारे पास में क्या होती है, इओसिनोफिल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, मैक्रोफेज होती है, तो उनका माइग्रेशन बढ़ेगा। इसके अलावा एडहेशन ऑफ ल्यूकोसाइट और एंडोथीलियम, सो जो ल्यूकोसाइट है वो एंडोथीलियम के साथ अडहेर करेगी, और इन्फ्लक्स ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स, जो इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं उनका इन्फ्लक्स होगा। तो इन्फ्लामेटरी सेल्स कौन सी हो गई, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल और मैक्रोफेज। तो इस तरह की रिएक्शंस होंगी। अब देखिए हमने एक चीज यहां पर पढ़ी कि ये सारी रिएक्शंस हो रही हैं, तो ये सारी रिएक्शन जब शुरू हो रही हैं तो ये रिएक्शन फर्दर आगे परपेचुएट कैसे होगी, एक सेल से दूसरी सेल के अंदर और ज्यादा कम्युनिकेट किस तरह से होगी। तो यहां पर देखिए कुछ इंटरल्यूकिन्स जो होते हैं, इंटरल्यूकिन 25 और इंटरल्यूकिन 33 ये जनरेट होता है। इसके अलावा TSLP ये भी होता है। तो इंटरल्यूकिन 25 जो होता है वो इंटरल्यूकिन 4, 5, 9 और 13 की कंसंट्रेशन को बनाए रखने के काम करता है, और इंटरल्यूकिन 33 जो है इंटरल्यूकिन 5 और 13 की कंसंट्रेशन को बनाए रखने का काम करता है। ये डेंड्राइट सेल को एक्टिवेट करता है और उससे इंटरल्यूकिन 5 और 13 बनते हैं। TSLP जो है वो भी जो है साइटोकाइंस के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करती है, इससे इन्फ्लामेशन परपेचुएट होता है, मतलब बना रहता है। अब देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसमें किस तरह से एक्टिवेट होता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास में 3 चीजें हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन होता है और उसके एक्टिवेशन होने से ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। यहाँ पर कोलिनर्जिक रिसेप्टर एक्टिवेट होगा और उससे एसिटाइल कोलिन वगैरह बाइंड होंगे और वो ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे। दूसरा क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसका ब्लॉकेज होगा, ओके, ब्लॉकेड होगा उसका, और उसका ब्लॉकेड होने से क्या होगा, एक तो ब्लॉकेड होगा और दूसरा क्या होगा, लैक ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर जो है वो कम हो जाएंगे। तो इन दोनों के होने से क्या होगा, ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। और तीसरा नॉन एड्रिनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और ये सिस्टम अगर एक्टिवेट होता है तो ये एडिनोसिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका रिलीज बढ़ाएगा, और इसका रिलीज बढ़ेगा तो एडिनोसिन भी ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी जो है सेकेंडरी रोल प्ले करता है ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन करने में। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने सारी मैकेनिज्म पढ़ी, पूरा पाथवे डिस्कस किया, और पूरे पाथवे में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से म्यूकस प्लग बनता है, म्यूकस रिलीज होता है, म्यूकस प्लग फॉर्मेशन होता है, म्यूकोसल एडिमा होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और फिर इओसिनोफिल किस तरह से स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी में इन्वॉल्व होती है, और ROS है वो स्मूथ मसल का डैमेज करता है और ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। इसके अलावा साइटोकाइंस जो हैं वो ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं। बी सेल जो हैं IgE एंटीबॉडी जनरेट करती हैं, वो माँ सेल से बाइंड करती हैं, और TH2 सेल जो होती है इंटरल्यूकिन 9 की वजह से बहुत सारी माँ सेल को जनरेट करती हैं, और इनका कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये फर्दर बहुत सारे जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं उनको जनरेट करती है। तो इस तरह से हमने पूरा पाथवे डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को पाथवे पूरी तरह से समझ में आया होगा। इसी पाथवे पर बेस्ड जो है सारा एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है। तो इसके बाद वाली क्लास में हम इसका
सारा क्लासिफिकेशन देखेंगे और उन हर एक क्लास की मैकेनिज्म एक्शन देखेंगे और उन ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। यहाँ पर मैंने कुछ साथ के साथ में एमसीक्यू भी दिए, उन एमसीक्यू को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। जय भारत, जय हिंद।